हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अभी तक हम लोगों ने काफी चीजें इसके चैप्टर के बारे में डिस्कस करी है एंड आई होप आपको समझ में आई है और इंटरेस्टिंग भी लग रही है। देखो, जब मैं बोल रही हूँ इंटरेस्टिंग लग रही है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछना मेरा क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में इस चैप्टर की बहुत रेलेवेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। वेटेज हमने बात करी तो 15 मार्क्स मैं बोल रही हूँ मिनिमम इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, और आता ही है, आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो बच्चे चैप्टर को छोड़ के जाते हैं, बोरिंग लगता है, तो मतलब वो 15 मार्क्स का पेपर तो अटेम्प्ट ही नहीं करके आएंगे। करके आएंगे नहीं, कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं। और ये ऐसा तो नहीं कि हम तुक्के से कुछ भी लिख दे, तो बीकॉम का पेपर तो है नहीं। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप हर चीज को समझ के पढ़ो, कोई भी डाउट है क्लियर करो, बिकॉज डाउट को कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आगे की भी चीजें समझ नहीं आएंगी, और ऑब्वियसली वो भी जो आप जिसमें डाउट है वो तो आपको समझ आया ही नहीं है, आगे की चीजें भी समझ में नहीं आएंगी। तो कहीं ना कहीं एक बैरियर होगा एग्जाम में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। तो प्लीज अपने डाउट्स को रिजॉल्व करते चलो, एंड आई एम श्योर आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग काफी छोटे छोटे पार्ट्स में इस चैप्टर को करेंगे। दो ज्यादा टाइम लगेगा, नो मैटर, कोई बात नहीं है, बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंसेप्ट में क्लैरिटी आनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो एक्चुअली उसके वो क्या बोल रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, और अगर क्वेश्चन आता है तो मुझे उस पर लिखना आना चाहिए। मेन पर्पस हमारा यही है, एंड ऑब्वियसली जर्नल नॉलेज के हिसाब से भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। आज हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन के बारे में। अगर मैं बोलूं डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है इन जनरल, तो डॉक्ट्राइन्स को हम क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल्स। ठीक है, तीन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी गई है यहाँ पे, तीन डॉक्ट्राइन्स के बारे में बात करिए। पहली डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है, सेकेंड डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, एंड थर्ड डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, इसका मतलब क्या है? देखो, हम सबको पता है 1926 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ। अब मैं ये बोल सकती हूँ जब कॉन्स्टिट्यूशन जब इम्प्लीमेंट हुआ, ये ईयर क्या है? 1950। तो मैं इसको ये बोल सकती हूँ, ये क्या है? ये मेरा, जैसे चाइना में क्या है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, ऐसी ये वॉल क्या है हमारी? ग्रेट वॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ, 1950 से पहले भी लॉज थे, ऐसा तो है नहीं कि उस समय हमारी कंट्री में कोई लॉज नहीं थे, सब अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, ऐसा तो था नहीं, कुछ तो लॉज थे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, अब 1950 में जो मेरी फंडामेंटल राइट्स कही गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आने के बाद जो मेरी फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में डिफाइन करी गई है, बोला कि कोई भी अब ऐसा लॉ नहीं मतलब इम्प्लीमेंट नहीं होगा जो मेरे सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं ब्रीच करेगा, तो वो लॉ को इनवैलिड बोल दिया जाएगा। दैट मीन्स उस लॉ की रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। तो अब ये हुआ कि चेक करना होगा कि भाई जो 1950 से पहले के लॉज थे वो कितने कंसिस्टेंट हैं विद दी फंडामेंटल राइट्स। ठीक, अब सपोज कोई एक लॉ बना है, सपोज विमेन की राइट से रिलेटेड कोई लॉ बना है बिफोर 1950। अब उसमें बोला मैंने, उस लॉ के चार पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर कोई एक ऐसा पार्ट जो कि मेरी फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है, दैट मीन्स उसमें कोई एक ऐसी बात लिखी है जो मेरी फंडामेंटल राइट्स को, जो मेरी सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं ब्रीच करता है, तो फिर हम उस पार्ट को हटा देंगे। अगर वो पूरे लॉ में से ये पूरा पार्ट अगर हट सकता है, तो उस पार्ट को हम क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे, और बाकी के तीन पार्ट्स अगर वो अभी भी वही रेलेवेंस रखते हैं जिस पर्पस के लिए लॉ बना था, ठीक है, वो पार्ट ए, पार्ट सी, पार्ट डी वही रेलेवेंस को होल्ड करते हैं जो पर्पस सॉल्व करने के लिए लॉ बनाया गया था। अगर इन तीन पार्ट से वो पर्पस सॉल्व होता है तो हम इस लॉ को जाने देंगे, एल्स ये पूरा का पूरा लॉ क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर से समझते हैं। देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी बेसिकली बात करता है, आप इसके ऊपर लिख भी लो, ये बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में। मतलब कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले, 1950 से पहले जो लॉज बने हैं,
ये उनके बारे में बात कर रहा है, बिकॉज 1950 के बाद से तो ऑब्वियसली जो लॉज बनाए जाएंगे वो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही गवर्न होंगे, उसको ही ध्यान में रख के बनाए जाएंगे। तो इसलिए ये क्या बात करता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। तो अब ये क्या बोल रहा है कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को चेक करेगा। चेक कैसे करेगा, आप एग्जाम्पल लो, जैसे हम सारे के सारे क्या हैं, चाय लवर्स हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसी चाय बनती है उसको छानते हैं, तो स्ट्रेनर होता है, ठीक है। स्ट्रेनर से क्या होता है, लिक्विड पोर्शन नीचे चला जाता है और जो हमारे जो चाय पत्ती हम यूज कर रहे हैं वो ऊपर रह जाती है। मतलब क्या, आप इसको ऐसे समझो कि जो स्ट्रेनर है वो मेरा क्या है, वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फंडामेंटल राइट्स है। हम जो 1950 से पहले जितने लॉज बने हैं हम उनको सबको स्ट्रेनर में डालेंगे। उस ट्रेनर में से जितने लॉज पास हो जाएंगे वो सारे वो लॉज होंगे जहां जो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जहां मेरी फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रही हो या मेरे सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा हो। दैट मीन्स वो क्या है, वो मेरे जो लॉज है वो कंसिस्टेंट है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स दी हैं उससे, तो वो क्या हो गए, पास हो गए। एंड वो उन सारे लॉज को होल्ड कर लेगा, रोक देगा वहीं पे जहां पे कोई भी पोर्शन मेरी फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है, तो वो उसको एंट्री नहीं मिलेगी, वो वहीं के वहीं रुक जाएगा। समझ में आया, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या करता है कि सेपरेट कर रहा है कि भाई इस वॉल पे हम सारे लॉज को बोलेंगे एक एक करके आओ। जो लॉज कंसिस्टेंट है, एकदम सही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी हैं वही बात वो भी करते हैं, तो वो लॉज यहाँ से पास हो पाएंगे। जो लॉज क्या कहते हैं कहीं ना कहीं मेरी फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहे हैं वो यहीं पे आके वापस हो जाएंगे, वो जैसे हम बोलते हैं ना बाउंस बैक हो जाएंगे, उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यही काम मेरा डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी बोलता है। फिर बोला गया, जैसे मैंने बोला कि भाई अगर एक लॉ में 4 पार्ट में बात हुई है एंड उसमें से एक पार्ट ऐसा है इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, और उस पार्ट को हम अलग कर सकते हैं, बिकॉज देखो कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो अगर हमने, जैसे मैं अगर बेस की बात करूं, ठीक है, अगर हम कोई भी ईंट से बेस बना रहे हैं, एक वॉल खड़ी कर रहे हैं, अगर मैं नीचे वाली जो सबसे नीचे वाली लाइन है ब्रिक्स की, अगर मैं उसको ही निकाल दूं तो पूरी की पूरी जो वॉल है वो नीचे गिर जाएगी। दैट मीन्स वो लाइन क्या है, वो मेरी बेस का काम करती है। दैट मीन्स कि जो हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं, जिस पार्ट को जो इनकंसिस्टेंट है, हम जिसको निकालने की बात कर रहे हैं, वो अगर बेस है मेरे पूरे लॉ का, तो ऑब्वियसली पूरा लॉ ही इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर उस पार्ट को निकालने के बाद भी मेरा लॉ जो पहले रेलेवेंस होल्ड करता था वही रेलेवेंस होल्ड करता है, तो उसको पास कर दिया जाएगा। सिर्फ वही पार्ट इनवैलिड होगा जो इनकंसिस्टेंट है। देखो, इफ एन ऑफेंडिंग एंड इनअप्रोप्रिएट प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन can be separated from that portion of the statute law बोल दो इसको, which deemed to be of a valid and constitutional nature, then only that part which is offending and repugnant shall be declared as being void and not the entire law itself। ठीक, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आई होप आपको इस एग्जाम्पल से डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी याद रहेगा। नाउ ये किसका लोगो है, हम सबको पता है एप्पल का लोगो है, ठीक है, एप्पल का ट्रेडमार्क है। अब आप ये समझ के चलो कि ये पूरा का पूरा लॉ है, ठीक है। ऑब्वियसली एप्पल ऐसा तो होता नहीं, हमारे घर में भी आता है, ऐसे होता है क्या, नहीं ना, ये पूरा होता है, ठीक है। हुआ क्या, ये पूरा एक लॉ था, जैसे मैंने बोला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद इस लॉ को चेक किया गया। जब चेक किया गया तो हमने देखा जो इसका ये पार्ट है ना, ये क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है, ये मेरी फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है। तो ये डिसाइड हुआ कि ये पार्ट को हटा दिया जाए क्योंकि बाकी पार्ट वैलिड है और इसको हटाने से पूरे लॉ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, इतने से पार्ट को हटा दिया, बाकी पास हो गया। तो जब ऐसा किया तो एप्पल का लोगो बन गया। आप समझ में आया, आई होप कि ये इनकंसिस्टेंट था हमारी फंडामेंटल राइट से, तो इसको हटा दिया गया, बाकी कंसिस्टेंट है तो पास हो गया। एंड शायद हम ये मान के चलते हैं अपना, अब देखो हमें याद करनी होती चीजें, आपको जिस भी तरीके से याद हो यू आर फ्री टू डू दैट, ठीक है। तो हम आप सेवरेबिलिटी को हमेशा एप्पल के लोगो से याद रखना कि अच्छा अगर चलो ठीक है एग्जीक्यूटिव पास भी कर जाओ, मैं बोल रही हूँ सीएस भी बन जाओ, कभी एप्पल का लोगो देखो, आपके पास कोई प्रोडक्ट हो एप्पल का, तो हमेशा सेवरेबिलिटी आपको याद रहना चाहिए। ये मेरा मोटिव है कि इतना पार्ट इनकंसिस्टेंट होगा इसलिए एप्पल वालों ने इसको काट के अलग कर दिया, बाकी कंसिस्टेंट था तो पास हो गया।
ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, इफ देयर इज एनी ऑफेंडिंग पार्ट, ठीक है, इफ देयर इज एनी ऑफेंडिंग पार्ट इन द लॉ, then only the offending part is declared void and not the entire law। मतलब जैसे हमने बोला अभी ये offending part था, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, void कर दिया, बाकी क्या है, ये part बाकी valid है, तो only जो void part है वो ही inconsistent है, इसलिए उसको हटाया जाएगा। The rest remains operative। Under Article 13, it is given that only offending part in the law is void and not the whole law। This doctrine has been thus summarized by Supreme Court in following manner। Supreme Court ने क्या बोला, if the valid and invalid provisions cannot be separated from one another then the entire act becomes invalid। जैसे मैंने बोला कि एक हमने वॉल बनाई है, ठीक है, वॉल बना रहे हैं, यहाँ पे एक ऑब्वियसली नींव है ये, ठीक है, ये ब्रिक्स की एक लाइन है। अगर हमने बोला पूरा, अगर ये बेस ही मेरा खराब है, अगर इसको निकालेंगे तो पूरा का पूरा ढांचा नीचे गिर जाएगा, तो बोला अगर सेपरेट नहीं हो सकता तो पूरे लॉ को ही इनवैलिड डिक्लेयर कर दो। If the valid and invalid portion from a single scheme which is intended to be operative as whole, then invalidity of the part results in the invalidity of the whole। और क्या बोला, उसके बाद इन लोगों ने बात करी where the valid and invalid parts are independent हैं, ठीक है, and do not form a scheme, but omitting the invalid part, what is left would be entirely different from what emerged from the legislature, then it is invalid in its entirety। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई जो हमारा इनवैलिड पोर्शन है उसको निकालने के बाद जो पोर्शन बचा है वो कुछ और ही बात करने लग गया। बेसिकली जिस पर्पस के लिए हमने लॉ बनाया था, देखो कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉ बनाया जाता है, तो ये क्या बोल रहा है कि इनवैलिड पोर्शन निकालने के बाद जो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व करने के लिए लॉ बनाया था वो कहीं हमें इससे सॉल्व होती नहीं दिख रही है, अब ये कुछ और ही बात करने लगा है, तो फिर हम पूरे लॉ को इनवैलिड बोल देंगे। If after excluding the invalid portion what remains cannot be enforced, then the whole act becomes invalid। If the invalid part is separate in its operation from the other part, then only the invalid part is so declared, then the rest is served and remain operative। और अगर जैसे एप्पल का लोगो है उसमें थोड़ा सा पोर्शन निकाल दिया क्योंकि वो इनवैलिड था, बाकी क्या बचा है, वैलिड है, और वही पर्पस को सॉल्व कर रहा है अब आज भी, जिस पर्पस के लिए वो लॉ बनाया गया था, तो हम उसको ऑपरेटिव रहने देंगे। The effect of the application of the doctrine is that the act is void in parts, that portion which is not void survives। जो void नहीं है, जो ऐसा कोई breach नहीं कर रहा, वो सारे portion survive करेंगे, और जो breach कर रहे हैं, invalid है, मेरे inconsistent है मेरी fundamental right से, वो portion को delete कर दिया जाएगा, that means उनको हटा ही दिया जाएगा। तो ये सारी बातें क्या बोलता है, सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, दैट मीन्स सेपरेट करता है वो चीज़ों को। जब कब से, हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस की बात करता है, क्योंकि जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 से हमें ऑब्वियसली इन सारे लॉस को चेक करना हुआ, एंड चेक करके हमने सेपरेट किया, जो पास हो गए वो आगे आ गए, जो नहीं हुए वो वहीं रुक गए, एंड ऑब्वियसली ये भी बात करें कि पूरे नहीं आ पाए तो जो पार्ट कंसिस्टेंट थे वो आगे आ गए, ठीक है। तो ये क्या बात हुई, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी की। अब इस पे एक केस लॉ है जो कि बहुत रिनाउंड है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ, इन A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, कब का केस है, 1950 का, सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट वेयर एन एक्ट वाज पार्टली इनवैलिड if the valid portion was severable means separate हो सकता है from the rest, the valid portion would be maintained provided that it was sufficient to carry out the purpose of the act। देखो फिर इस केस में एक्चुअली हुआ क्या, जो A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, एक्चुअली A.K. गोपालन को क्या कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर, ठीक है। मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर क्या होता है, बेसिकली अगर हम बात करें तो मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि अगर अथॉरिटी को लगता है कि ये पर्सन फ्यूचर में जाके क्राइम करेगा, तो उस पॉसिबिलिटी, मतलब इस पॉसिबिलिटी का अंदाजा लगा के कि वो हो सकता है आगे जाके क्राइम करे, तो उसको आज ही डिटेन कर दो जिससे वो हार्म ना पहुंचा पाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, A.K. गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर डिटेन कर दिया।
ठीक है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर जब डिटेन किया मद्रास की जेल में, इसीलिए स्टेट ऑफ मद्रास के साथ है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का जो सेक्शन 14 है वो क्या बोलता है, इसको चैलेंज किया ए के गोपालन। बेसिकली ये चीज चैलेंज हुई, क्या बोला गया कि भाई ये मेरी फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं छीन रहा है, मेरी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। कैसे? सेक्शन 14 में क्या बोला, इफ अ पर्सन इज डिटेन्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, so he cannot disclose the grounds of detention in the court। मतलब कि भाई हमने उस पर्सन को डिटेन किया है। डिटेन जब भी हम करते हैं तो ऑब्वियसली उस पर्सन के पास राइट है अपना एडवोकेट चुनने की, है ना, अपना आप उसको जानने का हक है कि आपने क्या, आपके पास एविडेंसेस हैं मुझे डिटेन करने के लिए। ऐसे तो आप क्या कर रहे हो, मेरी फ्रीडम, मेरी जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम, आप उसको क्या कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो। तो ये क्या, सेक्शन 14 इस पूरे एक्ट का क्या था, इनकंसिस्टेंट था हमारी फंडामेंटल राइट से। तो कोर्ट ने क्या बोला कि ये पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, क्योंकि सेक्शन 14 हमारा फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, किसी की फंडामेंटल राइट को रोकता है, रीजन बताने से रोकता है, तो उसको सेपरेट कर देंगे, वो इनवैलिड होगा। सो सुप्रीम कोर्ट रूल दैट वेदर एन एक्ट वाज पार्टली इनवैलिड इफ द वैलिड पोर्शन वाज सेपरेबल फ्रॉम द रेस्ट। मतलब सेक्शन 14 को हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, द वैलिड पोर्शन वुड मेंटेन प्रोवाइडेड इट वाज सफिशिएंट टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। देखो ए के गोपालन के केस में और भी हमारे आर्टिकल्स, मतलब ए के गोपालन के केस में आर्टिकल्स जैसे मैंने बोला 19, 21, 22 ये सब चैलेंज हुआ था, लेकिन इस पोर्शन के लिए, सेवरेबिलिटी के लिए हमें यही जानना इंपॉर्टेंट है। बाकी जब हम इन आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली इस केस को हम समझेंगे कि भाई सेक्शन 14 उनकी फंडामेंटल राइट पे वायलेट कर रहा था, है ना, उनकी फंडामेंटल राइट को छीन रहा था। इसीलिए कोर्ट ने क्या बोला कि भाई इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, इस लॉ के अंदर जो पर्टिकुलर सेक्शन अगेंस्ट है, इनवैलिड है, कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है, उसको हटा दिया जाएगा, बाकी वैलिड माना जाएगा ना।